हाँ जी बच्चों, क्या हाल है आपके? बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कारो 2016। ठीक है, ये इसने हमें बहुत तंग किया है, बार बार ये बहुत जगह पे आया। ठीक है, अब ये कारो होता क्या है? पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है? कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। ठीक है, तो कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। देखो, हमने जब कंपनी ऑडिट किया था तो उसमें एक सेक्शन आया था, सेक्शन 143(11). ये सेक्शन जो है वो क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। किसको पावर देता है? अरे बोलो, किसको पावर देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। किसके लिए? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि भैया आप अगर कोई ऑर्डर निकालना चाहो अगेंस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी तो आप ऑर्डर निकाल सकते हो। ठीक है, और इसी पावर को यूज़ करते हुए गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है ऑडिटर के ऊपर। एंड इस केस में मतलब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किसके लिए है? ऑडिटर ऑफ कंपनी। ऑर्डर किसके लिए है? ऑडिटर ऑफ कंपनीज। तो जो कंपनी के ऑडिटर है उनके ऊपर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर लगेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो ये ऑर्डर कंपनी के लिए है या कंपनी के ऑडिटर के लिए है? कंपनी के ऑडिटर के लिए है, कंपनी के लिए नहीं है। अब इस ऑर्डर में बेसिकली है क्या? देखो, ऐसी बहुत सारी बातें होती थी जो ऑडिटर जनरली चेक तो करता था लेकिन बताता नहीं था। बहुत सारी ऐसी बातें होती थी जो ऑडिटर के स्कोप में आती थी। ऑडिटर नॉर्मली उसको क्या करता था, कोई अलग से काम नहीं करना है वैसे इसके लिए। ठीक है, कोई अलग से ज़्यादा आपको काम नहीं करना है। हाँ, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बातें बता दी है तो ठीक है, उसके लिए एडिशनल काम करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल काम करते थे, बस वहाँ पे आप थोड़ा सा अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या कर दोगे, अभी बढ़ा दोगे, बस इतना ही रहेगा। क्या अदरवाइज ऑडिटर की कोई ड्यूटी या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है क्या? नहीं, बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है कि ऑडिटर को रिपोर्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, थोड़ी सी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। इसके अलावा और ऑडिटर को वैसे कोई काम में उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी कोई ड्यूटी नहीं बढ़ रही है। ठीक है, नॉर्मली जैसे एक बात बताओ, क्या ऑडिटर फिक्स एसेट चेक करता था क्या? चेक तो पहले भी करता था। बोलो, ये ऑर्डर ना भी हो ऑडिटर चेक तो करता ही है। अच्छा, क्या इन्वेंट्री पहले भी चेक करता था? हाँ, पहले भी चेक करता था। बस इन्होंने क्या बोल दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया, किनको? इन ऑडिटर को। ऑडिटर को बोला कि भैया तुम फिक्स एसेट चेक करते हो, इन्वेंट्री चेक करते हो, ऐसे करके कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने 16 पॉइंट्स बताए हैं। 16 पॉइंट्स के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि आप क्या करो, अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखो। ये 16 पॉइंट को ऐसे करके, जैसे एक क्या हो गया फिक्स एसेट, दूसरा क्या हो गया इन्वेंट्री, ऐसे करके कुछ 16 पॉइंट दिए हैं। ये 16 पॉइंट्स जो है वो आपको कहाँ लिखने हैं? अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखने हैं। एक बात बताना, क्या ऑडिटर का कोई काम बढ़ा है? काम तो एक्चुअल में मतलब ऑडिटर की कोई ड्यूटी नहीं बढ़ी है यहाँ पे, क्योंकि फिक्स एसेट, इन्वेंट्री और ये 16 के 16 पॉइंट ऐसे हैं जो ऑडिटर नॉर्मली चेक करता था लेकिन इसके बारे में कुछ बताता इतना नहीं था। हाँ, कुछ गलत हो सही हो, गलत में फिर भी शायद थोड़ा बहुत बता दे, लेकिन सही में तो जब बिल्कुल ही नहीं बताता था। तो ऐसे केस में क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक ऑर्डर निकाला। कब निकाला? कारो 2016, कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2016। जब ये आया कब था? ये एक्चुअल में आया कब था? 29 मार्च 2016 को। इससे पहले जो था वो कारो 2015 था। 2015 में एक पहले निकाला था पॉइंट, 2015 के अंदर निकाला था, लेकिन अब बाद में क्या हो गया, रिप्लेस कर दिया गया किससे? कारो 2016 से। और अभी तक यही चलता आ रहा है, लेकिन हालांकि अभी तक यही चल रहा है। ठीक है, 2021 तक यही चलेगा, लेकिन हाँ अगले साल से क्या आ गया, कारो 2020 एक नया आ गया है। तो जब आप ये फाइनल में बैठोगे, या हो सकता है कुछ लोगों को आईपीसीसी में भी मौका मिल जाए कारो 2020 पढ़ने का। ठीक है, उम्मीद करेंगे सभी, हम तो दुआ यही करेंगे सभी को फाइनल में ही पढ़ने का मौका मिले। हाँ, ये बात श्योर है, जब तक फाइनल में पहुंचोगे तब तक 100% क्या आ चुका होगा, कारो 2020। तो सर क्या हम ये जो पढ़ रहे हैं वो वेस्ट हो गया क्या? हम जो पढ़ेंगे ये वेस्ट का होगा? इसी का ही थोड़ा सा एक्सटेंड वर्जन हो जाएगा। ये वाले पॉइंट्स तो नॉर्मल होंगे ही होंगे, वहाँ थोड़ा सा 1-2 पॉइंट चेंज कर दिए होंगे या 1-2 पॉइंट बढ़ा दिए होंगे, बस इतना ही होगा। ठीक है, तो कारो 2016 में कितने पॉइंट्स है पहले ये बताओ? 16 पॉइंट्स है, जिसके बारे में ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, अपनी रिपोर्ट के अंदर बताना है। सर वो अपनी रिपोर्ट में बताएगा कहाँ पे?
ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बताएगा कहाँ, तो ऐसे 700 का फॉर्मेट याद करो, उसमें एक आता था रिपोर्ट ऑन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, है ना, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ऑडिटर को रिपोर्ट करनी होती थी। तो उसी पॉइंट में मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पे कारो की रिपोर्ट भी आएगी, ठीक है। तो कारो वाले वो 16 पॉइंट्स भी ऑडिटर क्या करते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर बताने वाला है। चलो आओ पढ़े। The order is not intended to limit the duties and responsibilities of auditor। अच्छा, क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर कोई लिमिटेशन लग रही है कि भैया ऑडिटर तुम्हें ये सिर्फ 16 पॉइंट ही चेक करने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करना? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑडिटर नॉर्मल जो काम करता है वो तो करेगा ही। अच्छा, क्या ये जो लिस्ट 16 पॉइंट्स की दी है किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्या ये लिस्ट एग्जॉस्टिव लिस्ट है कि इंक्लूसिव लिस्ट है? एग्जॉस्टिव होने का मतलब बस 16 पॉइंट्स, इसके अलावा और कुछ नहीं बताना, या इंक्लूसिव है कि ये तो बताओ प्लस इसके अलावा ऑडिटर अगर 17वां पॉइंट अपनी तरफ से इंक्लूड करना चाहता है तो कर दे। एग्जॉस्टिव है, 16 पॉइंट्स ही, ना तो एक एक्स्ट्रा करके बताना ना एक कम करके बताना, जितने पॉइंट्स हैं उतने के उतने ही आपको बताने पड़ेंगे। क्लियर है इतना? तो ये 16 के 16 पॉइंट्स आपको बताने हैं। अच्छा, ये एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है ऑडिटर के लिए। देखो, ऑडिटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ऑडिटर को एक एक्स्ट्रा बात बतानी है, ठीक है। अब आओ मेन बात, कारो के अंदर। अब हम जब बात करते हैं किसकी, कारो 2016 की, ठीक है। तो कारो 2016 जो है वो एप्लीकेबल किसके ऊपर है? ऑन द ऑडिटर ऑफ कंपनी, ऑडिटर के ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन कौन सी कंपनी के ऑडिटर? तो कहते हैं नॉर्मली हम ये कहेंगे टू एवरी कंपनी, हर कंपनी के ऑडिटर को कारो की बात अपनी रिपोर्ट में लानी है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। सर इसको अलग से क्यों लिखा? क्योंकि फॉरेन कंपनी नहीं होती है, एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है फॉरेन कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन में फॉरेन कंपनी इंक्लूड होती नहीं, तो इसलिए क्या करना पड़ा, फॉरेन कंपनी के ऑडिटर के ऊपर भी अगर एप्लीकेबल करना है तो फॉरेन कंपनी को भी बोल दिया कि भैया तुम्हारे ऑडिटर को भी अपनी रिपोर्ट में ये बातें लिखनी पड़ेंगी, एक्सेप्ट, मतलब क्या, कुछ कंपनीज को छोड़ते हुए, मतलब जिनके अभी हम नाम लिखेंगे इधर, जिनके हम अभी नाम लिखेंगे, उन कंपनीज के ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में कारो इंक्लूड करना है क्या? नहीं, उनको नहीं करना, ठीक है, उनको नहीं बताना है। तो पहले हम एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं कि किन के ऊपर एप्लीकेबल है। पहला इन्होंने क्या बोला, बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी के ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में कारो इंक्लूड नहीं करना है, या कारो की रिपोर्टिंग नहीं करनी है। किसको? तो ये ऑर्डर किसके ऊपर नहीं लग रहा? बैंकिंग कंपनीज के ऊपर नहीं लग रहा। क्यों सर, इसको क्यों हटा दिया? इसके लिए क्योंकि LFAR है, इसके लिए LFAR है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, और ये तो इसका बाप है। कारो तो इसके सामने कुछ है ही नहीं। कारो में तो सिर्फ क्या है, 16 पॉइंट्स। 16 पॉइंट के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिटर से पूछ रही है। LFAR में तो बहुत बड़ी डिटेल जाती है, ये तो बाप भी क्या दादा परदादा वाली बात हो गई, ठीक है। LFAR के अंदर बहुत बड़ी रिपोर्ट जाती है, तो कहाँ कारो की रिपोर्ट मांगते फिरेंगे हम, छोड़ दिया इसको भी, ठीक है। तो बैंकिंग कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल है ही नहीं। अच्छा, क्या सेक्शन 143(11) एप्लीकेबल है? हाँ, क्या सेक्शन 143(11) एप्लीकेबल है बैंकिंग कंपनीज के ऊपर? हाँ, वो तो एप्लीकेबल है, क्योंकि ये थोड़ी ना बोला हुआ है 143(11). 143(11) ने तो ये बोला हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल सकती है कोई भी, जिसके ऊपर जो ऑर्डर लगाना है वो लगा दे। तो वो तो ठीक है, कारो के अंदर, उस ऑर्डर के अंदर गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि हम बैंकिंग के ऊपर नहीं लगा रहे। 143 तो एप्लीकेबल है बैंकिंग के लिए भी। सेकंड, किसको मना किया कि कौन से कंपनीज के ऑडिटर को मना किया कि आपको रिपोर्ट में नहीं लिखना है, कारो नहीं लाना है? इंश्योरेंस कंपनी। क्यों? इसके लिए भी क्या बनता है, एक अलग से एक मैनेजमेंट की रिपोर्ट बनती है, जो ऑडिटर जनरली उसको चेक करता है और उसके ऊपर रिपोर्ट देनी होती है ऑडिटर को। तो इसके भी एक, जैसे LFAR बैंकिंग के केस में, ऐसे ही मैनेजमेंट रिपोर्ट जो होती है वो इंश्योरेंस कंपनी के केस में आ जाता है। तीसरा OPC,
छोटी कंपनी कहाँ लगाते फिरेंगे, इसके ऊपर नहीं चाहिए हमें कोई 16 पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे ही सेम किसकी बात हो गई, स्मॉल कंपनी की बात, सेम वही बात फिर से। और लास्ट क्या हो गया, सेक्शन 8 कंपनी। इन कंपनीज के ऑडिटर के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको कैसे याद कर सकते हैं, बायोस, बायोस क्या हो गया, बी से बैंकिंग, इंश्योरेंस, ओपीसी, स्मॉल, सेक्शन 8। ठीक है, इनके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं है। मतलब इनके ऊपर एप्लीकेबल होने ना होने का मतलब क्या है, इन कंपनीज के ऑडिटर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, कंपनी के ऊपर तो वैसे मतलब इन कंपनीज के ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट के अंदर कारो की नहीं दिखानी है। नेक्स्ट, और किस किस को, छोटी प्राइवेट कंपनीज को भी, छोटी प्राइवेट कंपनीज को भी हम हटा देंगे। बस शर्त है क्या, पहली शर्त क्या है, ये प्राइवेट कंपनी जो है वो क्या नहीं होनी चाहिए, इज नॉट अ सब्सिडियरी और होल्डिंग किसका, पब्लिक कंपनी का। ये प्राइवेट कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी की, सॉरी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी या होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। हम छोटी कंपनीज को हटाना चाहते हैं। अब अगर आप क्या हो, किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग हो, एक बात बताओ, अगर पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी हो तो वास्तव में आप प्राइवेट रहे नहीं, अब तो पब्लिक हो चुके हो। पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी हमेशा क्या मानी जाती है, पब्लिक ही मानी जाती, तब तो आप प्राइवेट रहे ही नहीं, वैसे भी नहीं रहे। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप क्या हो, प्राइवेट की होल्डिंग हो तो यार एक, सॉरी पब्लिक की अगर होल्डिंग हो, पब्लिक की होल्डिंग होने का मतलब आपको छोटे तो हो नहीं। अब तो भाई उस पब्लिक अगर वो पब्लिक कंपनी है, इसका मतलब उस कंपनी के अंदर पैसा ज़्यादा किसका लगा होगा, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, फिर आप काहे के छोटे हो। ठीक है, और उस कंपनी के अंदर आपने भी होल्ड किया हुआ है इन्वेस्टमेंट, तो एक ऐसी कंपनी की होल्डिंग बन रहे हो जिसमें पब्लिक का पैसा है, तो आप छोटे नहीं हो इसका मतलब। ठीक है, तो आपके ऊपर फिर कारो एप्लीकेबल हो गई। तो बताओ मेरे को, कौन सी प्राइवेट कंपनी को के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी की सब्सिडियरी नहीं है, किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी नहीं है, ना ही किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है। अब आगे की और कंडीशन, ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, प्लस इन्होंने और क्या बोला कि इस कंपनी की पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, ये दोनों मिला के कितने से ज़्यादा नहीं है, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। अगर तीसरी लिमिट क्या बोले कि इस प्राइवेट कंपनी की अगर पेड अप कैपिटल कितनी है, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स मिला के कितने हैं, 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है, तो इसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। हम छोटा मान के चलेंगे इसको फिर, पक्का, हाँ या ना। सेकंड, ऐसे ही एक बात और बोले कि अगर इस कंपनी का बोरिंग कब, बोरिंग कितना है, 10 करोड़ तक, बोरिंग्स कितना है, 10 करोड़ तक। अगर कंपनी का बोरिंग्स कितना रहा, 10 करोड़ तक चलेगा। अच्छा सॉरी, 10 करोड़ नहीं, यहाँ कितना है, 1 करोड़ ही है। तो बोरिंग्स अगर कितना है, 1 करोड़ तक, तो कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व मिला के अगर कहाँ तक के हैं, कंपनी के 1 करोड़ तक के, कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। बोरिंग्स 1 करोड़ तक है तो कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। और तीसरा इन्होंने क्या बोला, कंपनी का टोटल इनकम, कंपनी का टोटल इनकम कितना है, 10 करोड़ तक, तो कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 लिमिट देखनी है हमें,
एक भी लिमिट अगर क्रॉस कर गई तो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, पेड अप कैपिटल में अब बात आते हैं, भाई इनको एक एक करके समझते हैं। पेड अप कैपिटल में क्या इंक्लूड होगा, ये हमने शायद जब रोटेशन वाला चैप्टर किया था, रोटेशन किया था वो कंपनी ऑडिट के अंदर, तब भी किया था हमने। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल लिखा हुआ है कि पेड अप कैपिटल लिखा हुआ है? सर डिफरेंस क्या है? इक्विटी प्रेफरेंस इंक्लूड होगा दोनों, हाँ इक्विटी प्रेफरेंस इंक्लूड होगा। कॉल इन एरियर लेस होगा, हाँ। कॉल इन एडवांस ऐड होगा, नहीं। कॉल इन एडवांस ऐड नहीं होगा। शेयर वारंट ऐड होगा, हाँ, क्योंकि वो सुनना, पेड अप कैपिटल की डेफिनेशन दी हुई है। पेड अप कैपिटल को क्या बोला हुआ है? कोई भी ऐसा पैसा जो कंपनी के पास आया है अगेंस्ट एनी कैपिटल, देन वो क्या माना जाता है? पेड अप कैपिटल माना जाता है। तो पेड अप कैपिटल में क्या क्या आ जाएगा? जो जो बातें बोली वो लिख लेना इधर, ठीक है। इक्विटी प्रेफरेंस आएंगे और शेयर वारंट आएगा। कॉल इन एडवांस ऐड नहीं करना, कॉल इन एरियर लेस करना है, ठीक है। फ्री रिजर्व्स में बताओ कौन से रिजर्व्स? अच्छा सॉरी, फ्री रिजर्व नहीं है इधर, शायद रिजर्व्स ही है। फ्री रिजर्व नहीं, रिजर्व्स में बताना क्या सारे रिजर्व? हाँ सारे, कोई भी, चाहे वो फ्री हो चाहे फ्री ना हो। मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा इधर, बिल्कुल आएगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आएगा क्या? हाँ आएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा क्या? सब तरीके के रिजर्व्स आएंगे, चाहे कोई भी हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोई रिजर्व है या रेवेन्यू नेचर का कोई रिजर्व है, हर तरीके के रिजर्व्स यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। पक्का? हाँ या ना? अच्छा, अब मेन बात है सर, पेड अप कैपिटल हमें देखनी कब की है? पेड अप कैपिटल देखनी कब की है? और पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स हमें 1 करोड़ के देखने हैं, जो वो किस टाइम के देखने हैं? एज ऑन बैलेंस शीट डेट, मतलब एंड पे, लास्ट पे, फाइनेंशियल ईयर होने के खत्म होने के एंड वाले डेट में। तो मतलब 31 मार्च के देखने हैं। बोरिंग्स कब की देखनी है? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का देखना है, मतलब किसी भी एक भी समय पे अगर बोरिंग्स क्या हो गई, 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई, कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। टोटल इनकम कब की देखनी है? ये भी बैलेंस शीट डेट की देखी जाती है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड टोटल रेवेन्यू लिखा है कि टोटल इनकम। अब शेड्यूल 3 पढ़ा आपने थोड़ा बहुत, तो शेड्यूल 3 में आपने ये भी देखा होगा कि टोटल इनकम का मतलब किससे है? सिर्फ रेवेन्यू से है क्या? नहीं, इसमें और क्या क्या आता है? टोटल इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये आता है ना। और क्या आता है? अदर इनकम। अरे इंटरेस्ट वगैरह वैसे वो कमाते हो, जो बाकी की डिविडेंड की इनकम है वो आपके अदर इनकम में आते हैं, वो ऑपरेशन थोड़ी ना है। पक्का? तो ये 2 चीज़ें आएंगी, क्या क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। लेकिन टोटल इनकम के साथ में एक वर्ड और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? टोटल इनकम इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। क्या क्या लिखा हुआ है? रिजर्व्स क्या? टोटल इनकम में बताओ क्या क्या आ जाएगा? टोटल इनकम में तो 2 ही चीज़ें आती हैं, क्या क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। लेकिन टोटल इनकम के साथ में एक वर्ड लिखा हुआ है इन्होंने कि टोटल इनकम में एक चीज़ वैसे नॉर्मली आता नहीं है, हम तो एक्स्ट्रा से इंक्लूड कर रहे हैं, क्या? रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। बहुत बार ऐसा होता है कंपनी कुछ अपने ऑपरेशन से बंद कर देती है। जैसे मान लेते हैं 6 महीने कोई काम किया, ये कंपनी के 10 काम है, ठीक है, 10 में से कंपनी ने इस साल क्या किया था? 6 महीने तक तो 10 ही चलाए थे, लेकिन 6 महीने के बाद कंपनी के 9 काम ही रह गए। एक काम कंपनी ने अपना डिसकंटिन्यू कर दिया, तो जो वो एक काम अपना डिसकंटिन्यू किया है, क्या उसके रेवेन्यू को भी इंक्लूड करना है क्या? हाँ। तो जो ऑपरेशंस कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिए हैं उनके यहाँ पे टोटल इनकम के अंदर वो वाला भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई,
क्या क्या? प्राइवेट कंपनी, बताओ अब हम बात किसकी चल रही है अभी तक? प्राइवेट कंपनी की चल रही है, ध्यान रखना। प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो नहीं। पहला, वो प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। अगर सब्सिडरी होल्डिंग है तो तेल लेने गई लिमिट्स एप्लीकेबल है। अगर उस प्राइवेट कंपनी अगर क्या है, किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है या पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो लिमिट में जाना ही नहीं है। लिमिट में तो कब जाना है? जब आप होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं हो, ठीक है। हाँ, अब हम लिमिट पे आएंगे। 3 लिमिट है, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व, रिजर्व्स कितने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए? 1 करोड़ तक। 1 करोड़ है तो एप्लीकेबल है या नहीं है? तो नहीं है, 1 करोड़ तक एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, बोरिंग्स 1 करोड़ तक है तो एप्लीकेबल नहीं है। टोटल इनकम 10 करोड़ तक है तो एप्लीकेबल नहीं है। अब पेड अप कैपिटल के अंदर क्या आता है? फ्री रिजर्व्स के अंदर क्या, रिजर्व्स के अंदर, बोरिंग्स के अंदर। अच्छा, बोरिंग सिर्फ कहाँ की लेनी है? फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब अगर आपने किसी इंडिविजुअल से बोरिंग किया हुआ है तो वो यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ बोरिंग हमें 1 करोड़ देखनी है तो वो कौन सी देखनी है? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली देखनी है, और कोई नहीं देखनी, ठीक है। इंडिविजुअल वाली बोरिंग्स को हम इधर इंक्लूड नहीं करेंगे। चलो अब मैं कुछ केस बनाता हूँ, इधर आपको बताना है कारो एप्लीकेबल है या नहीं है। मेनली सुनना, हमारा जो केस बनेगा वो क्या बनेगा? पेड अप कैपिटल के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। तो केस वन हमारा क्या है? पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स कारो एप्लीकेबल और नोट। सुनना, पेड अप कैपिटल 50 लाख, रिजर्व्स 50 लाख, एप्लीकेबल और नोट। कारो एप्लीकेबल है या नहीं है? टोटल कुल मिला के कितना होता है? बताओ, 1 करोड़ होता है। कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। केस 2, 60 लाख, 40 लाख, 50 लाख, एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? एप्लीकेबल होगा। कितना हो गया? 1.1 करोड़, तो कारो एप्लीकेबल। केस 3, 150 लाख और 70 लाख लॉस, कारो एप्लीकेबल और नोट? कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? एप्लीकेबल। सर लिमिट तो 80 लाख आ गई यार। पेड अप कैपिटल अगर 1 करोड़ से ऊपर होगी बात ही खत्म, फिर रिजर्व्स वगैरह छोड़ दो। हम तो दोनों मिला के भाई, अगर क्या लिखना होता है, ये कोई नॉर्मल मैथ मत लेना यहाँ पे, नॉर्मल मैथ में कि जोड़ घटाव करके देखना है भैया। अगर एक बात बताओ, हमें पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स दोनों मिला के अगर क्या करने होते हैं, 1 करोड़ से ऊपर है तभी हम कारो एप्लीकेबल है, सीधा नेटवर्थ ही लिख देता मैं। मेरे को क्या चाहिए मेनली तो यही देखना है, कैपिटल 1 करोड़ से, भाई कैपिटल ही 1 करोड़ से ऊपर होगी, अब क्या देखना है मेरे को? अब कुछ नहीं देखना। 1 करोड़ से ऊपर का एप्लीकेबल हो गई, 1 करोड़ से ऊपर है अगर पेड अप कैपिटल तो कारो एप्लीकेबल है, फिर रिजर्व्स देखने ही नहीं है, भूल जाओ कितने हैं, माइनस में प्लस में कुछ नहीं देखना। क्लियर है इतना? तो ये कारो की एप्लीकेबिलिटी समझ आ रही है? चलो आ जाओ, बुक से पढ़ लो अब। हाँ, एग्जामिशन किन किन को मिली है? बैंकिंग को, इंश्योरेंस को, सेक्शन 8 को, ओपीसी को, स्मॉल कंपनी को, और किसको? प्राइवेट कंपनी को। लेकिन ये प्राइवेट कंपनी क्या नहीं होनी चाहिए? नॉट बीइंग अ सब्सिडियरी एंड होल्डिंग कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी। अच्छा, आगे ये क्या कहते हैं? पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस कितने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए? 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए बैलेंस शीट डेट के दिन। एंड विच डज नॉट हैव टोटल बोरिंग्स
इनकी बोरिंग्स कहाँ से देखनी है? 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक भी दिन अगर इनकी 1 करोड़ से ऊपर हो गया तो फिर दिक्कत है। अच्छा, और तीसरा टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू बोल दो बोले, एज डिस्क्लोज्ड इन शेड्यूल 3 कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कितने से ज़्यादा अगर हो गया 10 करोड़। पक्का? इनके ऊपर कारों की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, फटाफट से देख लो। एजुकेटिंग चाइल्ड इज अ लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। अच्छा, एक खास बात और, सॉरी मैं भूल गया आपको बताना, यहाँ पे एक वर्ड और देखो, प्राइवेट पे आओ। मैंने भी गलत लिखा था, आपने भी गौर नहीं किया। इधर क्या लिखा हुआ है, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है कारो? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर। प्राइवेट कंपनी वर्ड लिखा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखा है? सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दोनों में क्या डिफरेंस है? आपने छोटी क्लास में पढ़ा था कि एक कंपनी 2 तरीके की हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। एक लिमिटेड कंपनी, दूसरा अनलिमिटेड कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी क्या अनलिमिटेड हो सकती है क्या? वो तो सकती है, लेकिन उसको एग्जम्पशन नहीं है, सिर्फ लिमिटेड कंपनी को एग्जम्पशन नहीं है, ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी और लिमिटेड कंपनी। ठीक है, चलो आओ। तो एजुकेटिंग, ध्यान रख लेना उस बात का, एजुकेटिंग चाइल्ड इज अ लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 8 कंपनी, कारो एप्लीकेबल है या नहीं है? नहीं है। अच्छा, पेड अप कैपिटल और कुछ देखना है? कुछ नहीं देखना, सीधा नहीं है, बस नहीं है, बात खत्म। नेक्स्ट क्या कह रहा है? आशु प्राइवेट लिमिटेड हैज फुल्ली पेड कैपिटल एंड रिजर्व और ऑफ 50 लाख ड्यूरिंग द ईयर। द कंपनी हैड बोरोड ₹70 लाख ईच फ्रॉम अ बैंक एंड अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसने एक बैंक से और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 70 लाख रुपए, कुल मिला के 70 लिए हैं या 70 लाख ईच? बोलो, कुल मिला के 70 लिए हैं या 70 लाख ईच? 70 लाख ईच मतलब 70 2 लिए। पक्का? मतलब कितना हो गया? 1 करोड़ 40 लाख। और टर्नओवर कितना है? 900 लाख, मतलब 10 करोड़ से नीचे है या ऊपर है? 10 करोड़ से नीचे। पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से नीचे है कि ऊपर है? 1 करोड़ से नीचे है। पेड अप कैपिटल रिजर्व मिला के 1 करोड़ से नीचे चल रहे हैं। टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे चल रहे हैं। और बोरिंग्स 1 करोड़ 40 हो गई, तो कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? होगा। अब मेरे को सही सही बताना, कितने बच्चों ने ध्यान दिया था कि प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है? बताओ। अगर बाय चांस यहाँ क्या होता, सिर्फ 70 लाख लिखा होता, ईच वर्ड ना होता, और उधर प्राइवेट वर्ड होता ही ना, हम तो क्या कर देते, लिमिट दिए, कोई तो मतलब होगा। ये धोखा कर सकता है कई बार क्वेश्चन, और हम कहेंगे कि ये तो क्वेश्चन एज इट इज दिया हुआ है। भाई मान लेते हैं इधर क्या नहीं दिया हुआ, प्राइवेट वर्ड ही नहीं दिया हुआ, ये प्राइवेट वर्ड दिया नहीं हुआ, और इधर ये बोरिंग्स कितने की है? 70 लाख की है। अगर मान लेते हैं सिर्फ 70 लाख की है, 1 करोड़ 40 लाख की नहीं है, तो हम तो क्या कह के आ जाते, कारो एप्लीकेबल नहीं है। होता या नहीं होता? होता। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी के लिए कोई लिमिट नहीं है, पब्लिक कंपनी के लिए तो कारो एप्लीकेबल है ही। पक्का? ये तो शुक्र है कि क्वेश्चन वाला हमारे जैसा ही आदमी है ना, इतना कंफ्यूज करता नहीं है बेचारा। हाँ, एग्जाम वाले हो ना हो ये उनका भरोसा नहीं है ना। एक पिछली बार का एक क्वेश्चन था, आप लोग करेंगे क्या मेरे साथ? पिछली बार का अगर पेपर हो ना, हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये पिछली बार का ही है, ठीक है? और पिछली बार लगभग बच्चों का आंसर गलत था। ये पढ़े? पिछली बार का मतलब ये नवंबर अटेम्प्ट का था। तो डी पॉइंट पढ़ना, प्रोविजन ऑफ कारो इज नॉट एप्लीकेबल। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है ना आपका ऑडिट के अंदर, वो किसका आता है? हमेशा ट्रू फॉल्स का आता है। और ऐसे आपको बताओ कितने क्वेश्चन करने हैं ये? आंसर एनी 7 आउट ऑफ 8, मतलब 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से 7 करने हैं। और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है?
दो, मतलब 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का है, किसका, ट्रू फॉल्स का। पहला ही क्वेश्चन है सीधा बिड़ते ही, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, डी पॉइंट देखना आपने। प्रोविजन ऑफ कारो 2016 इज नॉट एप्लीकेबल टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अ सब्सिडियरी ऑफ XYZ लिमिटेड, a public company having fully paid capital and reserve and surplus of 50 लाख। इस कंपनी के रिजर्व सरप्लस कितने हैं, पेड अप कैपिटल 50 लाख, लोन कितना है बैंक से 90 लाख, टर्नओवर कितना है 5 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। कारो एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, कारो एप्लीकेबल होगा, क्यों, क्योंकि ये सब्सिडियरी है किसकी, पब्लिक कंपनी की। अब फिर भी बच्चे कहते हैं पेपर मुश्किल है यार, ठीक है। अब पता नहीं पेपर में क्या हो जाता है, पेपर में पता नहीं क्या हो जाता है। क्वेश्चन इतना सिंपल सा आया हुआ था ये पिछली बार, और ये भी कह रहे थे कि ये, और लगभग का गलत हुआ था कि सर ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब उनको क्या बोले, अब कारो चेंज नहीं हुआ है, कारो वैसा का वैसे ही पड़ा है। ऐसे मत सोचना कि कारो चेंज हो गया होगा, तो कारो तो वैसा का वैसे ही पड़ा है, लेकिन फिर भी गलत हो जाते हैं। ये बच्चों की गलती नहीं है, ये एग्ज़ाम की गलती है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही हो जाते हैं। चलो अब बाकी के जो कारो हम एग्जैक्ट, आज तो हमने क्या किया, सिर्फ एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो, कि कारो किन किन के ऊपर एप्लीकेबल है, किन पर एप्लीकेबल नहीं है, तो सिर्फ एप्लीकेबिलिटी। और देखो एप्लीकेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। चलो जी, थैंक यू।